द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम शरीर के अंदर एक छिपे हुए कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात कर रहे हैं, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। नमस्कार। हमारा मिशन ये समझना है कि ये केमिकल संदेश यानी हार्मोन्स कैसे चुपचाप हमारे शरीर की हर छोटी बड़ी चीज को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐसा नेटवर्क है जो आप कह सकते हैं बिजली की तारों से नहीं बल्कि खून की नदियों से चलता है। हाँ, ये हमारे मूड से लेकर हमारी ग्रोथ तक मतलब सब कुछ तय करता है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। जब हम बॉडी के कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में नर्वस सिस्टम आता है। हाँ बिल्कुल। तेज बिजली के सिग्नल, एकदम इंस्टेंट मैसेज की तरह। तो फिर इस दूसरे धीमे केमिकल वाले सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये दोनों सिस्टम के काम करने के तरीके के फर्क को दिखाता है। देखिए, नर्वस सिस्टम को आप एक लेजर पॉइंटर की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एकदम सटीक और सुपर फास्ट। पलक झपकी, हाथ हटा, काम खत्म। ये शॉर्ट टर्म कामों के लिए परफेक्ट है। जैसे किसी गर्म चीज को छूते ही हाथ हटा लेना। ठीक वैसे ही। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम वो एक ब्रॉडकास्ट की तरह है। ब्रॉडकास्ट? हाँ, ये खून में हार्मोन्स छोड़ता है जो पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ये धीमा है लेकिन इसका असर बहुत व्यापक और लंबे समय तक रहता है। तो एक सिस्टम स्प्रिंटर है और दूसरा मैराथन रनर। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस मैराथन के धावक यानी हार्मोन्स को अगर किसी को समझाना हो तो सीधे शब्दों में ये केमिकल मैसेंजर्स हैं। केमिकल मैसेंजर? हाँ, ये नॉन न्यूट्रिशनल होते हैं, मतलब हमें कोई पोषक तत्व नहीं देते। इनका काम सिर्फ एक कोशिका से दूसरी तक संदेश पहुंचाना है और इनकी बहुत थोड़ी सी मात्रा ही बड़े-बड़े बदलाव लाने के लिए काफी होती है। ठीक है, तो इस पूरे केमिकल ऑर्केस्ट्रा का कह सकते हैं संगीत निर्देशक कौन है? ये सब शुरू कहाँ से होता है? सब कुछ शुरू होता है दिमाग में बैठे सुप्रीम कमांडर से। हाइपोथैलेमस? बिल्कुल सही। हाइपोथैलेमस ही वो पुल है जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को जोड़ता है और इसका सबसे बड़ा काम है अपने ठीक नीचे मौजूद पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना। तो ये इसे ऑर्डर कैसे देता है? मतलब काम शुरू करो और अब रुक जाओ जैसे कमांड्स? लगभग ऐसा ही है। ये दो तरह के हार्मोन बनाता है। रिलीजिंग हार्मोन्स जो पिट्यूटरी को कहते हैं ठीक है अब अपना हार्मोन रिलीज करो। अच्छा। और दूसरे हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो कहते हैं बस अब रुक जाओ। तो ये एक बहुत ही स्मार्ट मैनेजर की तरह काम करता है। और ये मैनेजर अपने सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट पिट्यूटरी ग्लैंड को निर्देश देता है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल। नाम तो बहुत बड़ा है पर यह होती बहुत छोटी है, मटर के दाने जितनी। अच्छा। और दिमाग के ठीक नीचे एक हड्डी की बनी छोटी सी कटोरी में सुरक्षित रहती है। इसके दो मुख्य हिस्से हैं और दोनों के काम बिल्कुल अलग-अलग हैं। तो चलिए इस मास्टर ग्लैंड के आउटपुट पर फोकस करते हैं। इसके अगले हिस्से से कौन-कौन से बड़े खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं? यहाँ से कई जरूरी हार्मोन्स निकलते हैं। एक है ग्रोथ हार्मोन यानी GH। जैसा नाम वैसा काम। हाँ, ये शरीर की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ज्यादा हो जाए तो इंसान भीमकाय हो सकता है और कम रह जाए तो बौना। फिर है प्रोलैक्टिन जो मां बनने पर दूध बनाने में मदद करता है। और इसे मास्टर ग्लैंड इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये दूसरे ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करती है। सही? हाँ, यही इसका असली बॉस वाला काम दिखता है। यह दूसरे ग्लैंड्स को सिग्नल भेजकर कंट्रोल करती है। एक हार्मोन थायराइड को बताता है कि कब काम करना है। अच्छा। दूसरा एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और कुछ हार्मोन्स सीधे हमारे प्रजनन अंगों को नियंत्रित करते हैं। तो ये एक CEO की तरह है जो अलग-अलग डिपार्टमेंट हेड्स को निर्देश देता है। अब यहाँ एक मजेदार ट्विस्ट आता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का पिछला हिस्सा, हमारे स्रोतों का कहना है कि ये अपने हार्मोन्स खुद बनाता ही नहीं। धोखेबाज तो नहीं पर अनोखा जरूर है। ये सच है। पिट्यूटरी का पिछला हिस्सा असल में एक स्टोरेज और रिलीज सेंटर है। मतलब एक वेयरहाउस जैसा? हाँ बिल्कुल। हार्मोन्स बनते हाइपोथैलेमस में है और नर्व फाइबर्स के जरिए यहाँ आकर जमा हो जाते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो ये उन्हें खून में छोड़ देता है। वाह! मतलब हाइपोथैलेमस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और पिछला पिट्यूटरी सिर्फ एक डिलीवरी सेंटर। इसका कोई खास फायदा है क्या? इसका बड़ा फायदा है स्पीड और डायरेक्ट कंट्रोल। क्योंकि ये हार्मोन सीधे नर्व सेल से आते हैं, हाइपोथैलेमस इन्हें बहुत तेजी से रिलीज करवा सकता है। तो ये कौन से दो हार्मोन हैं जिन्हें स्टोर और रिलीज करता है? पहला है ऑक्सीटोसिन। इसे लव हार्मोन भी कहते हैं।
लेकिन इसका मुख्य काम बच्चे के जन्म के समय यूट्रस को सिकोड़ना और बाद में दूध के बहाव में मदद करना है। और दूसरा है वैसोप्रेसिन या ADH। ये हमारे शरीर का वाटर मैनेजर है। ये किडनी को बताता है कि शरीर में कितना पानी रखना है और कितना बाहर निकालना है। और अगर ये वाटर मैनेजर हड़ताल पे चला जाए तो शरीर पानी को रोक नहीं पाता, जिससे बार बार प्यास लगती है और बहुत ज्यादा यूरिनेशन होता है। इस कंडीशन को डायबिटीज इंसिपिडिस कहते हैं। पर इसका शुगर वाली डायबिटीज से कोई लेना देना नहीं है, सही? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस नाम मिलता जुलता है। ठीक है, तो पानी का बैलेंस तो वैसोप्रेसिन संभाल रहा है, लेकिन हमारे शरीर के समय का संतुलन कौन करता है? मतलब हमारा शरीर कैसे जानता है कि कब सोना है और कब जागना है? यहीं पर एक छोटी सी लेकिन बहुत रहस्यमयी ग्रंथि पीनियल ग्लैंड की भूमिका आती है। ये दिमाग के बीचों बीच होती है और मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बनाती है। हाँ, मेलाटोनिन। आजकल लोग इसकी गोलियां भी तो लेते हैं नींद के लिए। हाँ, क्योंकि यही हार्मोन हमारे शरीर की 24 घंटे की बॉडी क्लॉक को सेट करता है। जब बाहर अंधेरा होता है तो पीनियल ग्लैंड ज्यादा मेलाटोनिन बनाती है, जिससे हमें नींद आने लगती है। तो ये हमारा पर्सनल टाइम कीपर है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण ग्रंथि की, जो हमारे गले में होती है, थायराइड। थायराइड हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म का रेगुलेटर है। इसे आप शरीर की इंजन स्पीड कंट्रोल करने वाला बटन समझ सकते हैं। अच्छा। ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है, जो ये तय करता है कि हमारी कोशिकाएं कितनी तेजी से एनर्जी का इस्तेमाल करेंगी। और इस हार्मोन को बनाने के लिए इसे एक बहुत जरूरी कच्चा माल चाहिए, आयोडीन। और जब ये कच्चा माल नहीं मिलता तभी घेंगा या गॉइटर की समस्या होती है। बिल्कुल। जब शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड ज्यादा काम करने की कोशिश में फूलकर बड़ी हो जाती है, जिसे घेंगा कहते हैं। कैल्शियम के संतुलन में भी तो इसका एक रोल है। हाँ, ये एक दूसरा हार्मोन बनाता है जो खून में कैल्शियम के लेवल को कम करता है। लेकिन कैल्शियम का असली मास्टर कोई और है। थायराइड के ठीक पीछे 4 छोटी-छोटी पैराथायराइड ग्रंथियां छिपी होती हैं। और इनका काम थायराइड के उस हार्मोन से बिल्कुल उल्टा है। एकदम उल्टा। ये पैराथायराइड हार्मोन यानी PTH बनाती हैं, जो खून में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। ये हड्डियों से कैल्शियम निकालकर खून में डालता है। तो इन दोनों के बीच एक खींचतान चलती रहती है, जिससे खून में कैल्शियम का लेवल एकदम सटीक बना रहता है। ठीक है, अब एक ऐसी ग्रंथि की बात करते हैं जो उम्र के साथ गायब होने लगती है, थाइमस। ये हमारी इम्यूनिटी से जुड़ी है ना? हाँ, थाइमस ग्रंथि हमारे सीने में होती है और ये हमारे इम्यून सिस्टम का कह सकते हैं ट्रेनिंग स्कूल है। ये थाइमोसिन हार्मोन बनाती है, जो T सेल्स नाम के खास इम्यून सेल्स को मैच्योर होने में मदद करती है। ये T सेल्स हमारे शरीर के सैनिक हैं। हाँ, जो बाहरी हमलावरों को पहचानकर मारते हैं। लेकिन ये उम्र के साथ छोटी क्यों हो जाती है? ये एक दिलचस्प बात है। जन्म के समय थाइमस काफी बड़ी होती है, लेकिन जवानी के बाद ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। और यही एक बड़ी वजह है कि क्यों बुजुर्गों को इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। उनकी T सेल्स बनाने वाली फैक्ट्री ही छोटी हो जाती है। अब बात करते हैं उन सिचुएशंस की जब शरीर को तुरंत एक्शन में आना होता है, लड़ो या भागो वाली स्थिति। सही। यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड्स का रोल आता है। हमारी दोनों किडनियों के ऊपर एक एक टोपी की तरह एड्रिनल ग्लैंड्स बैठी होती हैं। इनका अंदरूनी हिस्सा, जिसे एड्रिनल मेडुला कहते हैं, हमारे शरीर का पैनिक बटन है। पैनिक बटन? हाँ, जैसे ही कोई खतरा महसूस होता है, ये एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन नाम के हार्मोन खून में छोड़ देता है। और ये वही एहसास है जब आप किसी अंधेरी गली से गुजर रहे हों और अचानक कोई कुत्ता भौंक दे। बिल्कुल। दिल की धड़कन तेज, सांसें तेज, सब कुछ सेकंडों में हो जाता है। हाँ, ये हार्मोन शरीर को सुपर अलर्ट मोड में डाल देता है। दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये शरीर को या तो लड़ने के लिए या फिर वहां से भाग जाने के लिए तैयार करता है। ये तो इमरजेंसी की बात हुई। एड्रिनल ग्लैंड का बाहरी हिस्सा यानी कॉर्टेक्स क्या करता है? कॉर्टेक्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेस और शरीर के सामान्य बैलेंस को संभालता है। ये कॉर्टिसोल बनाता है, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। अच्छा। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और शरीर की सूजन को कम करता है। दूसरा मुख्य हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन, जो शरीर में नमक और पानी का संतुलन बनाए रखता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। चलिए अब एक ऐसे ऑर्गन पर आते हैं जो दोहरी भूमिका निभाता है, अग्नाशय यानी पैनक्रियास। पैनक्रियास बहुत अनोखा अंग है। ये एक तरफ तो पाचन के लिए एंजाइम बनाता है और दूसरी तरफ ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है।
इसमें कोशिकाओं के छोटे छोटे द्वीप होते हैं जिन्हें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। और यहीं से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाले सबसे मशहूर हार्मोन आते हैं। इंसुलिन और ग्लूकागॉन, हाँ। ये दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं। जब हम खाना खाते हैं और ब्लड शुगर बढ़ता है तो बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज करती हैं। इंसुलिन कोशिकाओं के लिए दरवाजे की चाबी की तरह काम करता है। चाबी? हाँ, जिससे वे खून से शुगर को अंदर ले सकें और एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकें। इससे ब्लड शुगर कम हो जाता है। और ग्लूकागॉन इसका ठीक उल्टा काम करता है। सही। जब ब्लड शुगर बहुत कम हो जाता है तो अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन रिलीज करती हैं। ये लिवर को सिग्नल देता है कि वो जमा की हुई शुगर को वापस खून में छोड़ दे। और जब इंसुलिन वाला सिस्टम गड़बड़ा जाता है तभी डायबिटीज मेलिटस की समस्या होती है। आखिर में बात करते हैं उन ग्रंथियों की जो सीधे सीधे प्रजनन से जुड़ी हैं। पुरुषों में टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। ये न सिर्फ पुरुष वाले शारीरिक लक्षणों जैसे दाढ़ी मूंछ के लिए जिम्मेदार है, बल्कि स्पर्म बनाने के लिए भी जरूरी है। और महिलाओं में? महिलाओं में ओवरीज 2 मुख्य हार्मोन बनाती है। एस्ट्रोजन, जो महिलाओं वाले शारीरिक लक्षणों और मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है, और प्रोजेस्टेरॉन, जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। एक बात जो मुझे स्रोतों में दिलचस्प लगी वो ये है कि हार्मोन का उत्पादन सिर्फ इन मुख्य ग्रंथियों तक ही सीमित नहीं है। हमारा दिल और किडनी भी हार्मोन बनाते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारा एंडोक्राइन सिस्टम किसी एक जगह पर केंद्रित नहीं है। हमारा दिल ANF नाम का हार्मोन बनाता है जो ब्लड प्रेशर को कम करता है। अच्छा। हमारी किडनी एरिथ्रोपोइटिन बनाती है जो रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। यहाँ तक कि हमारा पेट और आंतें भी कई हार्मोन बनाती हैं जो पाचन को कंट्रोल करते हैं। ये सच में एक फैला हुआ नेटवर्क है। तो ये सब सेलुलर लेवल पर काम कैसे करता है? एक हार्मोन अपनी टारगेट सेल को कैसे पहचानता है? यहाँ 2 मुख्य तरीके हैं। प्रोटीन से बने हार्मोन जैसे इंसुलिन सेल की बाहरी दीवार को पार नहीं कर सकते, तो वे दरवाजे पर लगी घंटी बजाते हैं। दरवाजे की घंटी? हाँ, यानी सेल की सतह पर मौजूद एक खास रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं। इस जुड़ाव से सेल के अंदर एक दूसरा मैसेंजर एक्टिवेट हो जाता है जो फिर अंदर जाकर काम करवाता है। ये तरीका बहुत तेज है। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका स्टेरॉयड हार्मोन्स के लिए है, जैसे टेस्टोस्टेरोन। ये फैट सॉल्युबल होते हैं, तो ये आसानी से सेल की दीवार को पार कर अंदर चले जाते हैं। मतलब इन्हें घंटी बजाने की जरूरत नहीं, इनके पास VIP पास होता है। बिल्कुल। ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद रिसेप्टर से जुड़ते हैं और सीधे DNA को ही निर्देश देते हैं कि कौन से नए प्रोटीन बनाने हैं। इस प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहता है। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें तो हमारा शरीर इन केमिकल संदेशों की एक जटिल बातचीत से चलता है। हाइपोथैलेमस के कमांड से लेकर मास्टर ग्लैंड के निर्देशों तक, ये सब हमें एक नाजुक संतुलन में बनाए रखने के लिए हैं। हाँ, और ये दिखाता है कि हमारा स्वास्थ्य इन हार्मोन्स के सही संतुलन पर कितना निर्भर करता है। जरा सा भी असंतुलन हमारे शरीर और मन पर बड़ा असर डाल सकता है। बिल्कुल, और ये हमें हमारे अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न पर लाता है। हमने लड़ो या भागो प्रतिक्रिया की बात की, जो एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल से चलती है। ये सिस्टम हमें प्राचीन खतरों से बचाने के लिए बना था। हाँ, जैसे किसी जंगली जानवर से। सही। लेकिन हमारी आज की दुनिया में, जहां खतरा ट्रैफिक जैम, डेडलाइन और सोशल मीडिया का तनाव है, इन प्राचीन इमरजेंसी हार्मोन्स के लगातार एक्टिवेट रहने के हमारे शरीर और दिमाग पर लंबे समय में क्या परिणाम हो सकते हैं?